Okay, so let's start today's session with a quick recap of what we learned in the last session. Last lecture में हमने क्या कवर किया था उस पर क्विक रिकैप लेंगे. तो हमने लास्ट लेक्चर में on the basis of molecular theory and intermolecular forces like cohesive force and adhesive force हमने surface tension क्या होता है और क्यों होता है ये एक्सप्लेन किया था. तो सरफेस टेंशन का इतना ही मतलब है कि जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की जैसा दिखता है. इट लुक्स लाइक स्ट्रेच्ड, खिंचा हुआ इलास्टिक मेम्ब्रेन. अब ऐसा क्यों होता है? तो जो इनर मोस्ट मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर है, एज यू कैन सी हियर, उन मॉलिक्यूल्स पे लाइक दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स 0 है, कोहेसिव फोर्स, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में मॉलिक्यूल इक्वली उसको पुल कर रहे हैं, तो नेट कोहेसिव फोर्स इज 0. देन जो सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल होंगे, ओके, दे विल एक्सपीरियंस अ नेट डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि ऊपर की तरफ एयर था, वाटर के ऊपर एयर था और एयर का डेंसिटी कम होता है, उसकी वजह से एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर ऑन वाटर मॉलिक्यूल वाज लेस, कोहेसिव फोर्स on water molecules in the surface film was more. तो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स था, और नेट डाउनवर्ड फोर्स की वजह से क्या हुआ कि सरफेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं कंपेयर टू इनसाइड. इनसाइड ज्यादा मॉलिक्यूल है और सरफेस लेयर में, सरफेस फिल्म जिसको हमने बोला था, उसमें कम मॉलिक्यूल्स है. देखो यहाँ पे इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम. देखो यहाँ पे आपको ज्यादा मॉलिक्यूल्स दिखेंगे कंपेयर टू ऊपर की तरफ. तो फिल्म में कम मॉलिक्यूल्स है, तो कम मॉलिक्यूल्स है तो दे विल हैव टू स्ट्रेच, दे विल हैव टू पुल ईच अदर. मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को अपने पास खींच के रखना पड़ेगा सो एज टू मेंटेन लेयर, नहीं तो सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे. हेंस क्या होता है कि सरफेस लेयर जो होता है वहां पे एरिया मिनिमाइज होता है. एरिया मिनिमाइज होना मतलब स्ट्रेचिंग होना, मतलब इट लुक्स लाइक इलास्टिक, स्ट्रेच्ड इलास्टिक जैसा दिखता है. इस कॉन्सेप्ट को मैं बोला था सरफेस टेंशन. और एज आई टोल्ड यू, ये सरफेस टेंशन की वजह से ही देयर आर सम वाटर स्पाइडर्स या फिर सम इंसेक्ट. तो ये इंसेक्ट भी हो सकता है, ये स्पाइडर भी हो सकता है. दे कैन वॉक ऑन द फ्री सरफेस ऑफ एनी लिक्विड विच इज कॉन्स्टेंटली अंडर टेंशन. ओके, देन हमको सरफेस टेंशन मैथमेटिकली डिफाइन करना था. तो व्हाट वी सेड वाज कि जो सरफेस का लेयर है, इस सरफेस के लेयर पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था, और वो इमेजिनरी लाइन PQ मैं यहाँ पे नीचे की डायग्राम में दिखा रहा हूँ. सो ये लाइन है इमेजिनरी लाइन PQ. इस इमेजिनरी लाइन PQ पे यू हैव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं. और ऑन दिस इमेजिनरी लाइन PQ देयर इज टेंजेंशियल फोर्स. क्यों? क्योंकि उसके साइड में, इस लाइन के साइड में जो मॉलिक्यूल्स है वो लाइन पे जो मॉलिक्यूल्स है उसको अट्रैक्ट करेंगे, मतलब टेंजेंशियल फोर्स होगा. तो ये टेंजेंशियल फोर्स होगा, और जो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन. तो इस नीचे की डायग्राम में भी वही किया है. यहाँ पे मॉलिक्यूल है इमेजिनरी लाइन PQ पे, उसके साइड में, दोनों साइड में मॉलिक्यूल्स है, और ये दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स जो है वो जो लाइन पे मॉलिक्यूल्स है उसको अट्रैक्ट करेंगे, मतलब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे. और वही टेंजेंशियल फोर्स मैंने यहाँ पे भी दिखाया है विद रेड एरोस. तो दिस इज साइड वाइज फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंट टू द सरफेस. ये जो टोटल फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स, अगर ये टोटल फोर्स F है और लेंथ ऑफ लाइन PQ अगर L है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन डिनोटेड बाय T और डिनोटेड बाय S. बुक टू बुक वेरी करता है. तो आइडिया बहुत सिंपल था. सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ पुल हो रहे हैं, साइड वाइज भी पुल हो रहे हैं. तो साइड वाइज फोर्स टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन गिव्स यू सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन का यूनिट न्यूटन पर मीटर आया था और डायमेंशंस हमने फाइंड किए थे. ओके, तो दैट इज द बेसिक आइडिया. फिर हमने देखा था सरफेस एनर्जी क्या है. एज यू कैन सी, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे इन द सरफेस लेयर,
सरफेस फिल्म में जो मॉलिक्यूल है वहां पे साइडवाइज फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ओके। और अंदर जो मॉलिक्यूल है वो इक्विलिब्रियम में है बिकॉज द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड ओवर देयर, ओके। तो बिकॉज surface film में जो भी molecules है they are experiencing a net downward force, so with time these molecules will come down, these molecules will move down, okay। तो ये जो molecules है जो नीचे की तरफ आएंगे, let me just erase this, तो ये जो molecules है they will start moving down, तो उनको रिप्लेस करने के लिए दूसरे molecules को ऊपर जाना पड़ेगा, so other molecules will have to go up and take their position, so they are going up against balanced forces and against gravity, so work has to be done। ये work done जो होगा, ये work done कहाँ जाएगा? This work done will be stored in the form of potential energy in the layer। जो work done होगा molecules को नीचे से ऊपर लेके जाने में, वो work done store हो जाएगा, कहाँ पे store हो जाएगा? So it will be stored here in the surface layer, सरफेस फिल्म में स्टोर हो जाएगा, उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी, राइट। तो एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए अगले टॉपिक पे जाने के लिए। सो ग्राफिकली ज्यादा समझ में आता है एंड दैट इज व्हाई दिस क्विक रिकैप इज ऑलवेज देयर। सो लेट्स नाउ मूव टू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड यू विल ऑल्सो एंजॉय, क्योंकि आपने बचपन में ये किया है। तो हमको देखना है ये जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी एनर्जी है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है, अभी अभी आपने देखा ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन, और सरफेस एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब एनर्जी है बेसिकली। तो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, हम लोगों को सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में रिलेशन बनाना है। वी हैव टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स, दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज। So how to do it? So let's go back to our childhood। और अगर आपको याद होगा बचपन में, अभी भी वैसे मिलता है ये, जतरा में जाओगे तो आपके पास एक you see a bottle of some chemical, एक केमिकल का एक बॉटल मिलता है, मोस्टली कुछ सोप सॉल्यूशन होता है उसमें, सर्फ का सॉल्यूशन डालते हैं हम लोग, ओके। सो देन what we do is, इस सॉल्यूशन में हम एक सर्कुलर वायर डिप करते हैं। तो what we do is this, इसमें हम एक सर्कुलर वायर डिप करते हैं, फिर इस सर्कुलर वायर को हम डिप करने के बाद इसको ऊपर लेके आते हैं, बाहर लेके आते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स इट विल हैव a soap solution inside this। फिर आप इसको ब्लो करोगे, और इसको जैसे ही आप ब्लो करते हो तो यहाँ से you start getting bubbles। तो bubbles start coming out as soon as you blow, तो bubbles start coming out, okay, right। तो ये आप सबने देखा है, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अभी सरफेस टेंशन का यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब है क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने सर्कुलर फ्रेम को डिप किया था, डिप करके जब बाहर निकाला था, तो ये जो सरफेस का फिल्म बना, यहाँ पे जो सरफेस फिल्म रह गया, ये सरफेस फिल्म मतलब एक लेयर बनता है ना, ये सरफेस लेयर या सरफेस फिल्म, ये सरफेस टेंशन की वजह से ही वहां पे बनता है। अगर सरफेस टेंशन नहीं होगा तो इन दैट केस वहां पे वो लिक्विड का लेयर बनने ही नहीं वाला है। जब लिक्विड का लेयर ही नहीं बनेगा तो आप ब्लो करोगे तो क्या बनेगा? कोई बबल नहीं निकलने वाला वहां से, राइट। देन सेकेंडली, जब बबल बनता है तो फिर बबल का शेप स्फेरिकल ही क्यों होता है? अगेन सरफेस टेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इट ट्राइज टू मिनिमाइज एरिया। मैंने पहले ही बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एट द टॉप मोस्ट लेयर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब कम होते हैं तो वो एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं, मतलब वो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करते हैं। तो the most important property of surface tension is to reduce surface area।
सरफेस एरिया कम से कम होना चाहिए, इसलिए लिक्विड, ड्रॉप, बबल, इन सब का शेप स्फेरिकल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्फीयर लोगे, आप स्क्वायर लोगे, आप रेक्टेंगल लोगे, आप ट्रायंगल लोगे, सबसे कम, वैसे ट्रायंगल तो ले नहीं सकते आप क्योंकि वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है, रेक्टेंगल मतलब मैं क्यूब बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूब। तो सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का ही होता है। Sphere is a geometrical structure with minimum least surface area for a given volume. Okay, for a given volume, minimum surface area is of sphere. तो surface tension का ये property बहुत important है that it always tries to minimize, और इसलिए stars का shape क्या है? स्टार क्या है? फ्लूइड है, ऑफ कोर्स गैस है, वहां पे प्लाज्मा है, गैस है, तो फ्लूइड है, मतलब सरफेस टेंशन एक्ट होगा, मतलब स्फीयर। कभी सोचना चाहिए ना हमने, वो स्टार हमेशा हमारा स्टार मतलब सन, उसके बाद के स्टार ये सर्कुलर ही क्यों दिखते हैं? मतलब सर्कुलर दिखते हैं क्योंकि हम 2 डायमेंशनल देखते हैं, लेकिन रियलिटी स्फीयर है। स्फीयर ही क्यों है? क्यूब क्यों नहीं है? राइट? तो ये सरफेस टेंशन की वजह से है। ओके, सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। नाउ ये बचपन में हमने खेला भी होगा, blowing balloons, blowing bubbles, not balloons, sorry. Now the idea is, अब यही जो फिल्म बनता है वो वायर को अंदर डुबाने के बाद फिर बाहर निकालते हैं, एक फिल्म बनता है। तो उस फिल्म का यूज करके हम सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बना सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे? तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। लिखने का काम बाद में होता रहेगा। हम एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेने वाले हैं, इंस्टेड ऑफ सर्कुलर वायर हम रेक्टेंगुलर फ्रेम लेने वाले हैं। तो लेट्स टेक अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। इस फ्रेम पे सिर्फ एक साइड ऐसा है जो मूवेबल है। तो द रेड लाइन is one side of the rectangle and this is the only side which can move without friction. It can move without friction. बाकी सारे के सारे sides fixed है। Let us do नामकरण, let us give some names, nomenclate कर देते हैं इसको, A, B, C and D। इसको ऐसा नाम दे देते हैं हम लोग, A B C D। आपके ऊपर है, P Q R S लिखो, आपको जो इच्छा हो वो नाम दो, doesn't matter really। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो लिक्विड, ये जो फ्रेम है, मेटालिक फ्रेम है, मेटालिक वायर का हमने एक फ्रेम बनाया जिसपे ए बी साइड फिक्स है, बी सी साइड भी फिक्स है, ए डी भी फिक्स है, सिर्फ सी डी जो है वो स्लाइड हो सकता है विदाउट फ्रिक्शन। अब हम व्हाट वी विल डू इज, हम इसको एक सॉल्यूशन में डिप करेंगे। जैसे हम बचपन में खेलते थे वैसे ही यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन में इसको डिप कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में डिप करने के बाद यहाँ पे सोप सॉल्यूशन में डिप करने के बाद यहाँ पे एक सोप का फिल्म बन जाएगा, लेयर बन जाएगा। So you will have a layer over here. So you will have a layer of soap solution over here. Something like this. Okay, so now let me just quickly rectify, that is okay. So we know property of surface tension. As I told you, what is property of surface tension? To minimize surface area. Surface area को कम करना, ये surface tension का property होता है, number 1. Number 2, going back to this diagram, तीनों diagram, surface tension कहाँ act होता है? Surface tension free surface पे act होता है। तो देखो ये free surface था, देखो यहाँ पे ये free surface था, देखो यहाँ पे भी ये free surface था, तो फ्री सरफेस पे एक्ट होता है। और सरफेस टेंशन फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इट इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इट इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और डायरेक्शन क्या है? अलोंग द टैंजेंट, अलोंग द टैंजेंट। ये याद रखना, ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स है। यहाँ पे भी देखोगे तो टेंजेंशियल फोर्स है।
तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट्स ऑलवेज along tangent at the free surface of a liquid, and the force due to surface tension is given by surface tension multiplied by length of imaginary line. ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. इसका क्या रिलेशन है हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ? देयर इज रिलेशन ऑफ कोर्स. तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, सरफेस टेंशन इज टेंजेंशियल फोर्स. मतलब ये जो साइड है इस पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा और दिस साइड शुड मूव इनवर्ड्स. ये ए बी साइड जो है ये सी डी साइड की तरफ मूव होना चाहिए लेकिन होगा नहीं. क्यों नहीं होगा? फिक्स है. मैंने पहले बताया, इट इज नॉट मूवेबल, इट इज फिक्स, इट कैन नॉट मूव. वो मूव नहीं हो सकता. सिमिलरली ये साइड का भी होना चाहिए बीसी का, लेकिन वो भी मूव नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स है. एडी पे भी सरफेस टेंशन का फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, और ये भी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा. मतलब एडी साइड को बीसी की तरफ मूव होना चाहिए लेकिन नहीं होगा क्योंकि फिक्स है. तो सिर्फ ओनली वन साइड इज फिक्स, इज मूवेबल, सॉरी. और ये जो मूविंग साइड है इट विल बेसिकली एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, एंड दिस side CD, because of force due to surface tension F, starts moving towards AB. तो सरफेस टेंशन का जो प्रॉपर्टी है सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का, उसकी वजह से CD साइड जो मूवेबल साइड था वो मूव होना स्टार्ट होगा. कहाँ पे होगा? तो टूवर्ड्स AB होगा. ओके, तो लेट मी जस्ट फॉर टाइमिंग, जस्ट अ मिनट, I just want to make it a little thick. Okay, better now. Okay, so this CD side starts moving towards AB because of force F, which is force due to surface tension. Okay, अब एक चीज आपको यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ, बाद में कंफ्यूजन होने से पहले समझना सही है. Force due to surface tension is tension into length. Okay, by definition surface tension is force per unit length, tangential force acting per unit length. अब by definition अगर आपको याद है, ये जो हमने लिक्विड्स लिए थे इसका एक ही फ्री सरफेस था, राइट? इसका एक ही फ्री सरफेस है क्योंकि नीचे लिक्विड भरा हुआ है, राइट? तो ओनली वन फ्री सरफेस. मान लो इफ आई टेक अ लिक्विड लाइक दिस, ये हमारे पास एक क्या बना है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ फिल्म. ये सोप सॉल्यूशन का एक फिल्म है. दिस इज अ फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन. अगर आपको इमेजिन करना है तो यू हैव टू गो बैक इन टाइम. बचपन में जाओ, वो जो लिक्विड मैंने बताया था बॉटल में वो लो, उसमें फ्रेम डालो, फ्रेम को बाहर निकालो. तो फ्रेम को बाहर निकालोगे तो फ्रेम के ऊपर के साइड पे भी फ्री सरफेस है, नीचे के साइड पे भी फ्री सरफेस है. तो यहाँ पे दो फ्री सरफेस है. देयर आर टू फ्री सरफेसेस. दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दो फ्री सरफेस है. अगर दो फ्री सरफेस है और मैं अब अगर इस फ्री सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करता हूं, तो इस इमेजिनरी लाइन पे जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होगा वो ऊपर के लेयर पे भी होगा, ऊपर की फ्री सरफेस पे भी होगा और नीचे की फ्री सरफेस पे भी होगा. दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. क्योंकि यहाँ पे दो फ्री सरफेस है तो सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर की फ्री सरफेस और नीचे की फ्री सरफेस दोनों पे होगा. मतलब यहाँ पे जब आप फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेशन में ही है वो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ पे तो टेंजेंशियल फोर्स ऊपर की फ्री सरफेस पे भी है, नीचे की सरफेस पे भी है. तो यहाँ पे 2L से मल्टीप्लाई होता है, हमेशा याद रखना ये. तो एग्जाम्पल मैं अभी बता देता हूँ.
अगर आप लिक्विड ड्रॉप की बात कर रहे हो तो लिक्विड ड्रॉप में एक फ्री सरफेस होता है क्योंकि अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इट्स लाइक सॉलिड स्फीयर। जब मैं लिक्विड सरफेस की बात करता हूं तो इट इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर, अंदर भरा हुआ है। अगर मैं बबल की बात करता हूं तो इट इज लाइक अ हॉलो स्फीयर। तो लिक्विड ड्रॉप में जस्ट आउटसाइड सरफेस फ्री होता है और बबल में दो सरफेस फ्री होते हैं, अंदर का और बाहर का। तो यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है F, that is given by surface tension T into 2 into L, where L is the length of this side. L जो है ये इस साइड का लेंथ है, ये लेंथ है। So this is length of side AB or side CD, because side AB and side CD are parallel to each other. तो ये जो है ये लेंथ L है आपके पास। तो सरफेस टेंशन जो एक्ट होगा वो L ऊपर के लिए और L नीचे की सरफेस के लिए 2L यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 2L कब लिखोगे? जब दो फ्री सरफेस है। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब आइडिया ये है कि हमने ये वायर को सॉल्यूशन में डिप किया था और अब सॉल्यूशन से निकाला तो एक फिल्म बना सोप सॉल्यूशन का, और वो सोप सॉल्यूशन का जो फिल्म बना है वहां पे बिकॉज ऑफ दैट सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है, और सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी है एरिया को कम करने का। इसलिए एक फोर्स साइड सीडी पे एक्ट हो रहा है जो साइड सीडी को अंदर की तरफ लेके जाएगा। लेट्स से मैंने एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दिया, तो मैं साइड सीडी पे एक इक्वल बट अपोजिट फोर्स F डैश अप्लाई कर रहा हूं। So let us apply an equal but opposite force F dash. हमको CD साइड को अंदर मूव नहीं होने देना, इसलिए मैंने बाहर की तरफ खींचना चालू कर दिया। और F डैश मतलब आउटवर्ड फोर्स जो लगाया है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये जो फोर्स F डैश है ये क्या करेगा? ये फोर्स F डैश जो है ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली इस साइड को मूव कर रहा है। साइड को मूव कर रहा है मतलब ये सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। सरफेस टेंशन क्या करने की कोशिश करता है? वो सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो F डैश एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है जो हमने अप्लाई किया, उसने तो उल्टा ही काम कर दिया। उसने क्या किया? उसने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। ओके, तो हमने जो F डैश फोर्स लगाया है उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट F डैश फोर्स, C टेक्स न्यू पोजीशन C डैश एंड D टेक्स न्यू पोजीशन D डैश। तो C जो है वो C डैश पे आ जाएगा, D जो है वो D डैश पे आ जाएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज लेट अस से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx होने की वजह से, एरिया बढ़ने की वजह से, यहाँ पे एक जो सोप सॉल्यूशन था उसका सरफेस का भी एक्सपेंशन हो गया। मतलब सोप सॉल्यूशन अब ज्यादा सरफेस कवर कर रहा है। ओके, गुड। तो व्हाट वी नो इज, ये साइड का लेंथ था L और ये साइड है dx। तो ये जो एरिया इंक्रीज हुआ है dA, दिस इज इंक्रीज इन एरिया dA, दिस इज इक्वल टू L dx, है ना? सो दिस इज इंक्रीज इन एरिया L dx, which is half true, not completely correct. Why not completely correct? It is because as you know कि यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया है दो फ्री सरफेस है। सो दो फ्री सरफेस होने का मतलब क्या होता है कि ऊपर का सरफेस भी बढ़ेगा एरिया में, नीचे का सरफेस भी एरिया में इंक्रीज होगा। तो व्हाट इज नॉट करेक्ट हियर इज
ये जो इंक्रीज इन एरिया है यहाँ पे, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एल डी एक्स। क्यों? क्योंकि एल डी एक्स ऊपर का इंक्रीज इन एरिया और एल डी एक्स नीचे का इंक्रीज इन एरिया। तो देर आर 2 फ्री सर्फेसेस, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आई होप कि ये बेसिक आपको पता होगा। तो जस्ट टू ऐड थिंग्स इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, मेटालिक फ्रेम डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन। मेटालिक फ्रेम में सिर्फ सीडी साइड मूवेबल है, तो जैसे आपने सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाला, वहां पे एक सोप फिल्म बन गया। सोप फिल्म सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। हमने इक्वल बट अपोजिट फोर्स लगा दिया जो सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, वो सीडी साइड को न्यू पोजीशन सी डैश डी डैश पे ले जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट है dx, तो चेंज इन एरिया है 2l dx। दिस इज समथिंग यू शुड नो, तो ये पता होना चाहिए आपको। नाउ अब हमने जो फोर्स लगाया F डैश, इस फोर्स ने क्या किया? इस फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब वर्क डन किया। तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया या फिर इन डिस्प्लेसिंग साइड CD टू a new position C dash D dash is given by F dash dx। पता है ना वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही लिखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट एज आई टोल्ड यू कि ये जो फोर्स है F डैश, ये फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है, मतलब T इंटू 2L। ओके, therefore आप लिखोगे वर्क डन इज इक्वल टू T इंटू 2L dx। ओके, बट एज आई टोल्ड यू, ये जो 2L dx है, दिस इज नथिंग बट इंक्रीज इन एरिया। तो ये आपको मिल जाएगा TDA, मतलब वर्क डन टू इंक्रीज एरिया या टू मूव CD टू न्यू पोजीशन D dash is T into चेंज इन एरिया। ये जो वर्क डन है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, सरफेस एनर्जी, हम नीचे से मॉलिक्यूल को ऊपर ले गए थे अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट बैलेंस फोर्सेस, तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हियर इन द लेयर। तो यहाँ पे भी वही केस है, ये जो साइड को मूव करने में मैंने वर्क डन किया, वर्क डन एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी गया कहाँ पे? वो एनर्जी स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया वो एनर्जी? इस इंक्रीज इन एरिया में। तो जो एरिया इंक्रीज हो गया है उसी में energy is being stored। okay, so you can say this work done is stored in the form of potential energy in the area dA, therefore this potential energy or this work done is called as surface energy। इसको सरफेस एनर्जी बोलेंगे। therefore surface energy dW is equal to surface tension into increase in area। तो मिल गया सरफेस एनर्जी और टेंशन का रिलेशन। हमको यही करना था, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का रिलेशन डिराइव करना था। ओके, तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल रिपीट प्लस आई विल मेक notes here for you, so that is going to be a revision plus notes। okay, तो आपको चीजों को एक्सप्लेन करते आना चाहिए। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? वी स्टार्टेड ऑफ विथ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो पहले वो ले लेंगे। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम of wire ABCD on which wire CD can slide without friction।
तो फ्रिक्शन के बिना स्लाइड हो रहा है यहाँ पे। ओके, देन सपोज दिस फ्रेम is dipped in soap solution and taken out, then a film of soap solution will be formed in the frame. Okay, so let L be the length of side CD. L is the length of side CD, and T be the surface tension. Of soap solution. Okay, the wire CD, side CD, experiences an inward force due to surface tension, which is given by as I told you, you have force of surface tension which is tension into 2L. 2L क्यों लिखा? 2L इसलिए लिखा क्योंकि दो फ्री सरफेस है, तो 2L since लेंथ हमने 2L लिखा है, since the film has two free surfaces. ओके, अब ये जो सीडी है इस पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स एरिया को कम कर रहा था, हमने अपोजिट फोर्स लगा दिया टू इंक्रीज द एरिया. सो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, a force F dash which is equal in magnitude but opposite in direction to F, needs to be applied on side CD. Okay, therefore F dash equal to F equal to T into 2L. Okay, the work done to increase area is given by the work done to increase the surface area is given by F dW equal to F dash into dx, which is T times of 2L dx, but 2L dx is equal to dA, which is total increase in area of the two sides. Total increase in area. Therefore, work done dW is T into dA. Equation number 1. Okay, this work done is stored in the form of potential energy. This work done is stored in the form of potential energy in dA.
कहाँ स्टोर हुआ, जहां जितना एरिया इंक्रीज हुआ उसमें स्टोर हो गया इन डीए, एंड इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी, इज कॉल्ड एज surface energy. And therefore you will write down surface energy is equal to TdA, equation number 2. तो ये मिल गया आपको रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो therefore T is equal to dW by dA, equation 3. So equation 2 and 3 gives the required relation between surface tension and surface energy, surface tension and surface energy. Done. So this is all what you should be knowing, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. सरफेस टेंशन का फोर्स एरिया को कम कर रहा था, हमने फोर्स लगाया वो एरिया को बढ़ा रहा था, मतलब उसने वर्क डन किया, जितना वर्क डन किया वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसको आप बोलते हो सरफेस एनर्जी. डन. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये क्वेश्चन जेडबल नीट सीईटी सब में ये फॉर्मूला आपको बहुत लगने वाला है. सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. You will need it a lot. Okay, so I hope it is clear. Let's move to next topic. This is something really interesting. और आपको ये भी समझेगा कि अगर होली में आपको किसी के साथ मजाक करना है, करना मत, नहीं तो बोलोगे मैंने बोला था, डोंट डू दैट. अगर आप बलून को, फुगे को लिक्विड वाटर से भरते हो और किसी को मार के फेंकते हो तो वो गीला हो जाता है सामने वाला, लेकिन अगर आपने मर्क्यूरी भर के मार के फेंका तो वो गीला नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मर्क्यूरी नेवर स्टिक्स. मर्क्यूरी इज अ लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड. वो सॉलिड पे चिपकता ही नहीं क्योंकि एडहेसिव फोर्स वहां पे ना के बराबर है. ओके, लेकिन मर्क्यूरी आप फिल नहीं कर सकोगे बिकॉज ऑफ 2 रीजन. एक तो बहुत महंगा है, दूसरा डेंसिटी बहुत ज्यादा है. छोटा सा मर्क्यूरी बॉल विल बी इन किलोग्राम्स ऑफ वेट, तो वो करना भी मत. भर के किसी को मार दिया, इट विल बी इन ट्रबल. सो डोंट डू दैट. ओके, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स. तो what I wanted to say in short is liquids can be classified into 3 types. Number 1, a liquid which completely wets a solid like water. Number 2, a liquid which partially wets a solid like kerosene. Number 3, which does not wet a solid like mercury. तो लिक्विड भी 3 टाइप के हैं, जो सॉलिड को वेट करेंगे, मतलब उसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में भिगाना, राइट. पार्शियली वेट करेंगे लाइक केरोसिन, या तो बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब आप मर्क्यूरी किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डालते हो सॉलिड के ऊपर तो वो वहां पे रुकता ही नहीं है, जस्ट फ्लोज डाउन. नाउ कौन सा लिक्विड सॉलिड को वेट करता है, कौन सा नहीं करता है, ये हम एक एंगल से बता सकते हैं, जस्ट बाय वैल्यू ऑफ एंगल विच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट. अब होता क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट समझने से पहले आपको ये समझना है कि इन रियलिटी जब हम एक लिक्विड में, एक सॉलिड में एक लिक्विड को फिल करते हैं तो उस केस में होता क्या है वो समझना पड़ेगा. तो सबसे पहले what I will do is I'll take 2 glass tubes. More or less, okay. So let's say this is a glass tube. This is another glass tube. एक ग्लास ट्यूब में मैं मर्क्यूरी फिल कर रहा हूं
और दूसरे ग्लास ट्यूब में मैं वाटर फिल कर दूंगा या केरोसिन जैसा कुछ फिल कर दूंगा। तो एनीवेज ये जो ग्लास ट्यूब है ए, दिस इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी, और बी जो ग्लास ट्यूब है, लेट अस फिल इट विथ समथिंग लाइक वाटर या फिर केरोसिन, बेटर टू से। ओके, so can I move this? No, I can't. Yes, good. Good, 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 good. So in such cases, what happens is there is something called as meniscus. पहले meniscus क्या होता है वो समझ लेंगे. Okay, so we'll understand what is the meaning of meniscus first. Give me a minute because I need to have perfect, not perfect, but good diagram to make you understand what is meniscus. Yes, this is what I wanted to do. All right. So what will happen is, in case of mercury, देखो मैंने पहले आपको एक बार बताया था कि कॉन्वेक्स सरफेस क्या होता है और कॉनकेव क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ए पॉइंट से देख रहा हूं और कर्व ऐसा है तो कॉन्वेक्स हो गया। अगर मैं ए पॉइंट से ही देख रहा हूं और कर्व ऐसा है तो कॉनकेव हो गया। तो ये जो कर्व सरफेस बनते हैं उसको बोलते हैं मिनिस्कस। ओके, तो ये भी मिनिस्कस है, ये भी मिनिस्कस है। ओके, so you need to understand what is meniscus first. Meniscus is just a curved surface. अब प्रॉब्लम ये है, in case of liquids filled in tube A and B, मैं रेफरेंस पॉइंट मैं कहां से देख रहा हूं वो भी मैटर करेगा। मैं अंदर से देख रहा हूं तो फिर ये जो मिनिस्कस बना है, दिस मिनिस्कस विल बी कॉल्ड एज कॉनकेव। अगर मैं बाहर से देख रहा हूं तो सेम मिनिस्कस विल बी कॉल्ड एज कॉन्वेक्स। बी के केस में मैं अगर अंदर से देख रहा हूं तो दिस मिनिस्कस विल बी कॉल्ड एज कॉन्वेक्स, और बाहर से देख रहा हूं तो द सेम मिनिस्कस विल बी कॉल्ड एज कॉनकेव। तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस डिसाइड करेगा कि सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो याद रखना, थ्रू आउट सरफेस टेंशन, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जहां से हम देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड द लिक्विड। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा बाहर की तरफ रहेगा। तो मर्क्यूरी के केस में ऐसा एक मिनिस्कस बनेगा, you will have something like this. okay, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिनिस्कस। और वाटर के केस में, केरोसिन के केस में हमेशा एक ऐसा मिनिस्कस बनेगा, और आप अभी भी बाहर से ही देख रहे हो तो कॉनकेव मिनिस्कस। तो व्हेन अ लिक्विड surface comes in contact with a solid surface, it forms meniscus which can be either convex in case of example mercury and glass in contact, or it can make a concave meniscus, example kerosene and glass in contact. okay, तो एक ग्लास में आपने मर्क्यूरी भर दिया तो ऊपर की तरफ ऐसा बल्ज दिखेगा आपको, कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनेगा। ये मिनिस्कस कब बनता है? जब लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट में होता है तब। जब आपने सेम ग्लास ट्यूब में, if you fill the same glass tube with kerosene, the meniscus so formed is concave. okay, now पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। यू इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि क्या होगा, क्या हो रहा है। दिस शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर टू यू। अब व्हाट आई विल डू इज, मैं ये दोनों के दोनों ट्यूब को माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखूंगा।
or we will define something called as angle of contact. So at the first place, let me keep this diagram aside. Let me take this tube A, put it over here, get rid of this meniscus for the time being, shift this one over here, थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं क्योंकि हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन करना है. Then extend this. ओके, थोड़ा एक्सटेंड कर लिया इसको हमने. या ओके, तो just a minute. All right. तो समवेयर ऐसा है ये मर्क्यूरी. अब ये जो मिनिस्कस है इट इज लाइक दिस. सो यू हैव अ मिनिस्कस व्हिच इज मोर और लेस लाइक दिस. मान लो ऐसा है. I don't want to keep doing anything here. Anyways, now एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन करने के लिए करना क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है ये समझने के लिए पहले तो आप ऐसा एक लिक्विड मॉलिक्यूल लो जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है. मतलब आई विल टेक अ लिक्विड मॉलिक्यूल ओवर हियर व्हिच इज इन कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस. फिर उस लिक्विड मॉलिक्यूल से लिक्विड कर्व सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करो. So draw a tangent from the point where liquid is in contact with solid, and this tangent should be drawn to liquid surface. ये tangent draw कर लिया. Okay, this tangent gives the direction of surface tension. By the way, the angle between this tangent and the solid surface measured inside the liquid is called as angle of contact theta. मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने करना क्या है, आपने एक ग्लास लिया, उसमें आपने एक लिक्विड भर दिया, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी भर दिया. अब लिक्विड का जहां पे सॉलिड के साथ कांटेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से आप लिक्विड के कर्व सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे. टेंजेंट तो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता था, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन कहाँ से करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड. जहाँ पे लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट हुआ वहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है, मतलब टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करना है. अब आपको एंगल मेजर करना है फ्रॉम दिस टेंजेंट टू द सॉलिड. तो दो एंगल है, एक तो ये एंगल है, एक तो ये एंगल है. टोटल 180 है. This total is 180 of course, but angle you can measure inside the liquid or outside the liquid. दो एंगल है. तो angle of contact is the angle between the tangent drawn to the surface of a liquid at the point of contact of liquid and surface solid. ये एंगल किसके बीच में है, this the angle measured between the tangent and the solid surface inside the liquid. आपने कहा मेजर किया एंगल को, इनसाइड द लिक्विड मेजर किया, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. मैं वापस रिपीट करूंगा इसको. यहाँ पे मर्क्यूरी के केस में एंगल ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से ऊपर है. सिमिलरली फॉर केस ऑफ केरोसिन, आप ऐसा कर सकते हो. Let me take this, put it over here. Let me take this, join it over here. अब इसमें आपने भर दिया केरोसिन. Fill this with kerosene now. आपको पता है केरोसिन के केस में मिनिस्कस जो होगा वो कैसा होगा, यू ऑलरेडी नो.
the meniscus will be something like this, concave meniscus होगा. Okay, so meniscus here is concave. You have a concave meniscus, something like this. तो ऐसा आपके पास meniscus है. By definition of angle of contact, you have to choose a point where liquid and solid are coming in contact. Let us say this point. यहां से आप एक tangent draw करोगे liquid surface पे. ये आ गया tangent to the liquid surface. और इस tangent और solid के बीच का angle measure करोगे inside the liquid, क्योंकि ऊपर भी angle measure हो सकता था. This is angle of contact. तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 है, एक्यूट है. तो अब अगली बार से अगर आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट ऐसा बोला, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड. ओके, अच्छे से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट बोला तो यू आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड. नो, इफ एंगल is less than 90 मतलब acute है, तो it is a liquid which partially wets a solid. केरोसिन की बात थी. केरोसिन सॉलिड को वेट करता है. अगर नहीं करता तो फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर केरोसिन डाल के जला ही नहीं सकते. कैसे जलाओगे? मुझे कुछ जलाना है, मैंने केरोसिन डाल दिया, अभी केरोसिन चिपका ही नहीं उसको, तो फिर जलेगा कैसे? वो तो नीचे गिर जाएगा, राइट? तो दैट इज द आइडिया हियर. तो angle of contact acute matlab this is a liquid which wets a solid partially. Or angle of contact greater than 90 matlab obtuse matlab it is a liquid which does not wet a solid at all. Okay, तो और by the way ये tangent आपको surface tension का direction भी देता है. This is direction of surface tension. You have to remember this. मैं एक last बार ये concept revise करूंगा because it is interesting and important. करना क्या है? एक ग्लास ट्यूब ले लिया, उसमें आपने लिक्विड डाल दिया. लिक्विड और सॉलिड का जहां पे कांटेक्ट हो रहा है वहां पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. उस टेंजेंट में और सॉलिड सरफेस में आपने एंगल मेजर किया है इनसाइड लिक्विड, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन कैसे करोगे? Angle of contact theta between a liquid and solid surface is defined as the angle between tangent कहाँ tangent draw किया? Tangent drawn to the free surface of liquid. Free surface of liquid पे हमने tangent draw किया. Okay, at the point of contact. Okay, point of contact of what? Point of contact of solid and liquid and the solid surface. So angle of contact theta between a liquid and solid surface is defined as angle of contact is defined as angle between a tangent drawn to the free surface of liquid and the solid measured inside the liquid. मैं एक बार लिख ही देता हूँ. So कैसे define करोगे? The angle of contact theta between a liquid and solid surface is defined as the angle between the tangent drawn to the free surface of liquid at the point of contact. tangent हमने point of contact पे draw किया. इस tangent में and surface of solid में जो angle होगा surface of solid measured inside liquid
इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये डेफिनेशन है एंगल ऑफ कांटेक्ट का, राइट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, मतलब मर्क्यूरी टाइप ऑफ लिक्विड्स की बात हो रही है जो स्टिक नहीं होंगे सॉलिड पे, वेट नहीं करेंगे सॉलिड को, और लेस देन 90 मतलब एक्यूट, मतलब केरोसिन टाइप की बात हो रही है जो दे विल स्टिक टू द सॉलिड। ओके, सो for today it is sufficient. We will continue with more theory. Of course theory है, I can't help it. By the way, कल के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि मर्क्यूरी के केस में ऑप्टिक्स एंगल क्यों बना और केरोसिन के केस में एक्यूट एंगल क्यों बना, ये हम कल डिस्कस करेंगे। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।